राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी जेसीसी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेसीसी सीजीएल में 20 प्रश्न कंप्यूटर से रहते हैं। तो इस दृष्टि से S4G टीम के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई है जिसमें बैक टू बैक कंप्यूटर का वीडियो आ रहे हैं, तो आप उसे अवश्य फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार फ्रेंड्स इसमें देखेंगे 4 विकल्प दिएंगे। ऑप्शन ए में देखेंगे IBM, ऑप्शन बी में देखेंगे एप्पल, ऑप्शन सी में इंटेल और ऑप्शन डी में HCL ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेल ने दिया था। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन जानेंगे। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण में कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति लाई। ठीक है, और इस छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हो पाया, जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है। ठीक है, तो यूनिवैक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवैक। इसके बारे में जानेंगे। यूनिवैक का ये फुल फॉर्म जानेंगे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य समान कार्यों के लिए किया गया था। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक का निर्माण 1954 में JEC, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने किया था। आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में वाल्व था। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसके बारे में जानेंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का पीरियड अगर पूछा जाए तो 1942 से 55 तक माना जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है, जिसे वाल्व भी कहा जाता है। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टैप का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में और कुछ जानेंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों के लिए किया गया। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछा भी जाएगा कि वैज्ञानिक और अनुसंधान और सैन्य कार्यों के लिए किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। ENIAC, यूनिवैक तथा IBM के मार्क 1 के ये उदाहरण हैं। ठीक है, आज का अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आज का चौथा प्रश्न है, अबेकस क्या है। तो एक गणक यंत्र है, गणक। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है। ठीक है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र भी कहा जाता है। आज का पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। इसके बारे में कुछ जानेंगे। लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्रामर डाला, अतः इसे दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो ये पूछा भी जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखें। इन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली, बाइनरी प्रणाली का आविष्कार भी श्रेय दिया जाता है लेडी एडा अगस्टा को। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सार्वजनिक उत्पाद कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है, तो बारकोड के लिए किया जाता है। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन जानेंगे। सर्वाधिक उत्पाद कोड का सर्वाधिक प्रयोग आने वाला बारकोड है। ठीक है, जिसका उपयोग उत्पाद और रिटेलर उद्योग के उत्पाद के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। DPI दर्शाता है, तो DPI डॉट्स पर इंच दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाता है। DPI के बारे में जानेंगे। डॉट्स पर इंच लंबाई में डॉट्स पर इंच संख्या बताता है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में भी मापा जा सकता है। यह प्रिंटर या मॉनिटर के आउटपुट की गुणवत्ता को दर्शाता है या प्रदर्शन करता है। ठीक है, आज का 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 बातें को बताया गया है। तो देखेंगे कि कर्सर एक निश्चित दूरी तक ले जाता है, बिल्कुल सही है।
टैब या एक्सेल के एक दूसरे से दूसरे खाने में के लिए जाया जा सकता है, बिल्कुल सही। अगर आप एक्सेल खोलेंगे फ्रेंड्स तो इस तरह का ये डायग्राम बना हुआ रहता है। तो जैसे कि आप यहाँ हैं, ठीक है, तो टैब का प्रेस करें तो आगे वाले बटन पे, फिर टैब का प्रयोग करें आगे वाले, इस तरह से आप जाते रहेंगे। डायलॉग बॉक्स में विकल्पों का चयन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। टैब बटन का प्रयोग कर्सर को रूलर द्वारा निर्धारित दूरी तक ले जाने में और एक खाने से दूसरे खाने तक जाने के लिए भी किया जाता है, और डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों को चयन के लिए भी किया जाता है। आज का 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, एक मॉनिटर और दूसरा प्रिंटर है, ठीक है। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि मॉनिटर और प्रिंटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जबकि सीडी और फ्लॉपी डिस्क ये एक मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। आज का 10वां प्रश्न फ्रेंड, OCR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप H4G ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर में जाके स्टडी फॉर गोल्स आप सर्च करेंगे तो इसमें हमारा ऐप मिल जाएगा, तो आप उसे अवश्य इंस्टॉल करें। फ्रेंड्स, ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कई सारे फ्री टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर भी दिए गए हैं, तो आप उसे अवश्य दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ कई कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, ठीक है। तो वहाँ आप डाउनलोड करें, उसके बाद देखेंगे कि खोटा का क्लास और सेक्शनल टेस्ट आदि बहुत सारे हमारे कोर्स से मिल जाएंगे वहाँ, तो आप परचेज कर सकते हैं। आज का 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, कंट्रोल शिफ्ट और तथा अल्ट को कहते हैं, तो इसे मॉडिफायर की कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में इससे जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे कि मॉडिफायर बटन स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। तो आप जानते हैं जैसे कि अल्ट शिफ्ट कंट्रोल, आप कंप्यूटर में या कीबोर्ड में आप दबाएंगे किसी को भी तो कोई कार्य या कोई परिवर्तन नहीं होगा कंप्यूटर में। लेकिन वही अगर कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं, कंट्रोल के साथ भी दबाते हैं, तो उसमें परिवर्तन देखा जाएगा। कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं तो परिवर्तन देखा जाए, नहीं कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बात करें कि मॉडिफायर बटन का प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपादित करने में किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट मॉडिफायर की है, ठीक है। इनका प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। सुविधा के लिए कीबोर्ड तथा विंडो की दो बटन बनाए जाते हैं जो मुख्य बोर्ड के दोनों छोरों पर स्थित होते हैं, ठीक है। आज का 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी प्रिंटर द्वारा तैयार की जाती है। आज का 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती है? तो ये रैम में स्टोर होती है, ठीक है। लेकिन ये अस्थायी रूप से स्टोर होती है। रैम अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। आज का 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, तो ये रोम और रोम में स्थित होते हैं। रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडार इकाई है। रोम या ईप्रोम में इसका प्रयोग किया जाता है। आज का 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में रोम का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य रीड ओनली मेमोरी से है, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानेंगे कि रोम रीड ओनली मेमोरी यह एक अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है। रोम की अगर बात करें तो यह एक अस्थायी मेमोरी, जबकि रैम की अगर बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जबकि रोम अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। आगे बात करें, जिसमें संग्रहित डाटा व सूचना नष्ट नहीं होती है तथा इसे बदला भी नहीं जा सकता है। रोम में सूचनाओं निर्माण के समय भी भरी दी जाती है तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जा सकता है, यानी कि यह केवल पढ़ सकता है। कंप्यूटर में सप्लाई बंद कर देने पर रोम में सूचनाएं बनी रहती है। रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस में किया जाता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर
मेमोरी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि H4G ऐप पे अभी प्रत्येक संडे को आपको एक फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो इसे आप ऐप को इंस्टॉल करके आप उसे ज़रूर दें। साथ ही झारखंड SI आदि का प्रीवियस ईयर भी अपलोड कर दिए जा चुके हैं, तो उसे आप फ्री में भी जाके आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको स्टडी फॉर गोल्स में कई पेड कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, कई पेड कोर्स आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध करा दिए गए हैं, तो आप ले सकते हैं। जैसे कि खोटा का पेड कोर्स 499 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो रंजीत सर के द्वारा उसमें क्लास लिए जाते हैं। इसके साथ सेक्शनल टेस्ट भी है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट पूरा JCC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पेपर देखना चाहते हैं, तो आप इसका प्राइस तो 499 रखा गया, लेकिन 149 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे पेमेंट करके आप इसे ले सकते हैं। आज का 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया था। तो बेसिक भाषा का प्रयोग सरल भाषा को सीखने में किया गया था, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानेंगे कि बेसिक एक लोकप्रिय और सरल भाषा है जिसका प्रयोग मुख्य प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए किया जाता है। इसी कारण से इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है नींव की पत्थर किस प्रोग्रामिंग भाषा को कहा जाता है, तो बेसिक को, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखें। आज का 17वां प्रश्न फ्रेंड्स, प्रोटॉन भाषा का प्रयोग किया गया था। तो प्रोटॉन भाषा का प्रयोग गणित कार्यों के लिए किया गया था, ठीक है। प्रोटॉन भाषा यानी इसका फुल फॉर्म में भी ये है, ठीक है। प्रोटॉन का फुल फॉर्म पूछा जाए तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। यह गणित सूत्रों को हल करने के लिए किया गया था। इथरनेट है, तो इथरनेट, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैन, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानेंगे कि इथरनेट यह लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाने वाला एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। इसमें विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में तथा नेटवर्कों के साथ तार का प्रयोग कर जोड़ा जाता है। इथरनेट का विकास बॉब मेटकॉफ द्वारा 1973 में किया गया था। आज का 19वां प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी कॉलेज परिसर तथा सीमित कंप्यूटर नेटवर्कों का नाम है, ठीक है। तो इसका नाम है कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन जानेंगे। कैंपस एरिया नेटवर्क किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्था या किसी अन्य कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसमें उसी क्षेत्र के भीतर स्थित कई लैन को भी आपस में जोड़ा जाता है। कैंपस एरिया नेटवर्क का दायरा अगर पूछा जाए तो 1 से 5 किलोमीटर तक होता है। आज का 20वां और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, नेटवर्क की संरचना कहलाती है, तो टोपोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक अगर स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा और स्पर्धा प्रकाशन की संयुक्त प्रयास से हमारी झारखंड करंट अफेयर पुस्तक लाया गया है, ठीक है। तो अगर आप इसे परचेस नहीं किए हैं तो इसे ऐप पे भी उपलब्ध करा दिया जा चुका है, तो आप अवश्य ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको फ्रेंड्स मिलेगा ये PDF नोट्स और कई ऐसे होते हैं कि कोई भी नोटिस इसी में भेज दिए जाते हैं। तो इसे आप पहले ये टेलीग्राम में जाके सर्च कर H4G सर्च कर आप उससे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी प्रकार से कोई क्वेरी हो या किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे राजकुमार के नाम से फॉलो कर आप कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।